नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं प्रशांत कटारे। बात आज नेपाल के ताज़ा हालातों की और प्रदर्शनों के बीच दिखती एक रोशनी की। दरअसल एक तरफ नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर कर्फ्यू का सन्नाटा है, वहीं दूसरी ओर नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। 4 घंटे चली वर्चुअल बैठक के बाद उन्होंने देश का अंतरिम नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया। ये कदम नेपाल की मौजूदा राजनीति के लिए जितना चौंकाने वाला है, उतना ही उम्मीदों से भरा हुआ भी है। आपको ये भी बताते हैं आखिर क्यों चुनी गई हैं सुशीला कार्की। दरअसल बैठक में साफ कहा गया कि कोई भी युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़ा है उसे नेतृत्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मकसद था इस आंदोलन को पूरी तरह निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बनाए रखना। सुशीला कार्की इस समय किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है। एक सिविक एक्टिविस्ट और पूर्व जज होने के कारण वे इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई। वहीं काठमांडू मेयर बलेंद्र शाह और युवा नेता सागर धकाल का नाम भी चर्चाओं में आया, लेकिन आंदोलनकारी युवाओं ने माना कि वर्तमान हालात में कार्की जैसी शख्सियत जिनकी छवि न्यायप्रिय और निष्पक्ष रही है, वही जनता का भरोसा जीत सकती हैं। हालांकि इससे पहले सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने सुझाव दिया था कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या फिर दुर्गा प्रसाद से बात करनी चाहिए, लेकिन युवाओं ने यह प्रस्ताव सीधे खारिज कर दिया। प्रदर्शनकारी किसी भी ऐसी ताकत से दूरी बनाना चाहते हैं जिसका राजनीतिक एजेंडा हो। और चलिए अब आपको बताते हैं सुशीला कार्की के बारे में। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी कार्की ने कानून की पढ़ाई के बाद 1989 में विराटनगर से वकालत शुरू की। 1985 में उन्होंने महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक अध्यापक के तौर पर काम किया। 2007 में वे सीनियर एडवोकेट बनी। 22 जनवरी 2009 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में स्थायी जज। वहीं 2016 में वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। ये खुद में ऐतिहासिक पल था। 11 जुलाई 2016 से लेकर 7 जून 2017 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली। सुशीला कार्की जिनकी सत्ता से सीधी टक्कर लेने वाली शख्सियत के तौर पर छवि रही है। दरअसल कार्की के कार्यकाल में बड़े फैसले हुए, लेकिन 2017 में उन पर माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव ला दिया। इस कदम का देश भर में विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद को रोकने का आदेश दिया और आखिरकार प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस प्रकरण ने कार्की को एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो दबाव के बावजूद डटी रही। वहीं न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद कार्की ने किताबें भी लिखी। 2018 में उनकी आत्मकथा न्याय आई और 2019 में उनका उपन्यास कारा प्रकाशित हुआ, जो विराटनगर जेल के अनुभवों पर आधारित है। बहरहाल सुशीला कार्की के चुने जाने के बाद आशा की जानी चाहिए कि नेपाल के हालात सुधरेंगे, वहाँ जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य होंगी। नमस्कार।